गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 6 लेकर आए हैं। लास्ट पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 5 में हमने डिस्कस कर लिया था व्हाट अबाउट द कॉलिगेटिव, है ना। इंट्रोडक्शन हमने ले लिया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, राइट। तो कौन कौन सी देखी थी? 4 तरह की देखी थी, RLVP, ओके कम ऑन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके अलावा देखा था हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसके अलावा हमने देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर। इनके बारे में हमने डिस्कशन थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया था। मैंने इसको रिलेट करवा दिया था, इसको रिलेट करवाया था विद वेपर प्रेशर, राइट। इसको कवर कर दिया था मैंने। इन तीनों को एक सिंगल पॉइंट से समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। अब हम आज इनके थोड़े थोड़े से लाइक न्यूमेरिकल बेसिस यानी कि इनके फॉर्मूलाज वो देखेंगे, और एक इसका एस्पेक्ट भी समझेंगे। फॉर्मूला इसका भी लगे हाथ देख ही लेंगे, और इसके बाद मुझे जो लगता है आज पार्ट 6 में काफ़ी सारी बातें हो जाएंगी, और उन काफ़ी सारी बातों के बाद अब हमारे पास लास्ट पार्ट बचेगा पार्ट 7, एंड द एंटायर सॉल्यूशन हम कॉम्प्रीहेंसिवली कवर कर लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, कहीं से कहीं तक भी कुछ भी आपको पूछना हो, आपके पास कोई डाउट हो, ठीक है, तो मैं नंबर आपको हमेशा देता ही रहता हूँ 9149297986। तो एक बार इस वाले नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, और बाकी कोई दिक्कत भी है ही नहीं, है ना। आप इसके कमेंट, वीडियो में कमेंट आप डाल दीजिए, कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इस वाली बात पर। तो मैंने RLVP वाला इस तरह से कंटेनर बनाकर आपको समझा दिया था। आज कंटेनर नहीं बनाएंगे क्योंकि कंटेनर वाला पार्ट देख चुके हैं। एक बार उस वाले पार्ट को रिपीटेंस में जरूर देख लेना। पार्ट 5 एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा। आज हम केवल ग्राफ देखेंगे, राइट। ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से हम समझ जाएंगे थोड़ा बहुत क्या, काफी कुछ क्लियरली समझ जाएंगे। देखिए मैं क्या बना रहा हूं, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल टेम्परेचर, ठीक है। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, राइट। तो इसके ग्राफ को देखने के लिए एक सेकंड जी, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, राइट। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं आपसे सॉलिड और लिक्विड की, सॉलिड एंड लिक्विड, तो लिक्विड ज्यादा टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड मोर टेम्परेचर एज कंपेयर टू सॉलिड। तो सॉलिड स्टेट, किसी सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट लोअर टेम्परेचर पर होगा, उसी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट ज्यादा टेम्परेचर पर होगा, यानी ये लोअर टेम्परेचर। तो ऐसे करके अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो ये सॉलिड का ग्राफ है, काय का ग्राफ है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, सोचकर देखो, टेम्परेचर यहां था, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, वेपर प्रेशर बढ़ता जा ही रहा है, ठीक है, इस तरह से। और ये वाला ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया, आपके सामने एक लिक्विड स्टेट का, राइट, ऐसे। ये लिक्विड स्टेट और ये सॉलिड स्टेट, राइट। ये लिक्विड, ये सॉलिड, राइट। और ध्यान रखना, मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख भी देता हूं सॉल्वेंट, यानी ये सॉल्वेंट के लिए ग्राफ है। सॉल्वेंट मतलब प्योर लिक्विड के लिए ग्राफ है, ओके। हमने एक चीज देख ली थी, अगर हम किसी लिक्विड या कहें हम सॉल्वेंट, लिक्विड या सॉल्वेंट वर्ड अगर यूज करें, इसमें अगर हम नॉन वोलाटाइल, यार वरना ये कहानी गाई नहीं जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाली कहानी गाई ही नहीं जाएगी, ये बोली ही नहीं जाएगी। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर मिक्स कर दें किसी सॉल्वेंट में, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर मिक्स कर दें, तो जनाब मिक्स करने के बाद हमने ये देखा था कि यहां पर वेपर प्रेशर घट जाता है, घट जाएगा, यानी ये प्योर लिक्विड का ग्राफ है। तो जो सॉल्यूशन है उसके लिए वेपर प्रेशर कम आएगा। देखो ये वेपर प्रेशर है ना, यहां पर थोड़ा इसको ग्राफ को ऊपर कर देता हूं, और ये लाइन काय की बनाई है मैंने, 180 m। और क्यों बनाई होगी? क्योंकि मेरे को बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ये सब समझने हैं, और उसके लिए मेरे को एक प्रेशर चाहिए एक्सटर्नल, और उस एक्सटर्नल के लिए स्टैंडर्ड क्या है, 1 एटमॉस्फेयर, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, टेम्परेचर बढ़ाते सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ते जब यहां तक पहुंच जाएगा, जब यहां तक
पहुंच जाएगा, यानी कि वो 1 एटमॉस्फेयर की लाइन पर पहुंच गया, मतलब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, 1 atm। 1 atm किसका प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर ऐसा है तो आप सोच कर देखें, जब ये वाला सिनारियो होगा तो बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। इसका मतलब ये वाला, ये जो पॉइंट है ना, ये देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट है। ये बॉइलिंग पॉइंट है किसका, प्योर लिक्विड का, प्योर सॉल्वेंट का। इसको मैं TB0 लिख रहा हूं, कम ऑन, इसको मैं TB0, टेम्परेचर इन केल्विन जनरली, है ना। तो TB0 नॉट लिख दिया। क्यों लिखा नॉट का मतलब हो गया सरकार, इसका मतलब यहां पर ये प्योर है। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि जब मैंने इस लिक्विड में, जब मैंने सॉल्वेंट में, जब इसके अंदर सॉल्ट, नमक, कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया होगा, तो साहब इसका वेपर प्रेशर कम हो गया होगा। लेट्स से यहां तक आ गया, इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। अब जब वेपर प्रेशर कम हुआ तो सोचो ग्राफ तो वैसा ही आना था ना, ग्राफ तो वैसा ही आना था। तो मैंने एक पैरेलल ग्राफ बना दिया, एक पैरेलल टाइप का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये पैरेलल ग्राफ को अगर मैं आगे लेकर जाऊं तो ये यहां पहुंचेगा। इसने मतलब ये किसका है, ये सॉल्यूशन का है, ये सॉल्यूशन का ग्राफ है। इस सॉल्यूशन के ग्राफ ने 1 एटमॉस्फेयर की लाइन को यहां टच करा, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं टेम्परेचर देखूंगा ना, तो ये TB कहलाएगा। नॉट नहीं लगाऊंगा, नॉट नहीं, अब ये प्योर नहीं है, ये सॉल्यूशन है। तो ध्यान रखो, इससे तो बढ़ गया, इससे तो वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब अगर इसी ग्राफ को, सेम सॉल्यूशन वाले ग्राफ को मैं अगर इसकी सॉलिड स्टेट तक ले जाऊं ना, ये वाला, पहली बात, ये पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, जहां पर प्योर सॉल्वेंट अपनी सॉलिड स्टेट में बदल रहा है, इसका मतलब ये वाला, ये TF0, यानी कि प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हो गया। और अगर इसकी बात करें, ये क्या है, ये तो सॉल्यूशन के लिए, यानी बैकवर्ड आ गए, पीछे हट गए, तो TF आ गया। ये क्या है, ये सॉल्यूशन का है। इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक बार देख लीजिए प्लीज, जितना बोर्ड पर बना हुआ है एक बार देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा, ठीक है। तो इतना कुछ समझ में आ गया एक अकेले ग्राफ से। हमने इसको देख लिया, हमने इसको देख लिया, हमने इसको देख लिया। अब केवल और केवल इनका फॉर्मूलेशन रह गया, और एक लास्ट टॉपिक रह गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर हम इसका, इस पूरे चैप्टर का, एंटायर चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा, और उस टॉपिक को क्लोज करने के बाद मैं ये कह पाऊंगा कि आप सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको 11th वगैरह में बढ़िया महारत हासिल है तो मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। देखते हैं, जो RLVP है उसका फुल फॉर्म तो लिखवा ही दिया था, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर मैं इसकी बात करूं तो नाम से बहुत कुछ पता चल गया, वेपर प्रेशर में कमी। तो अपन ने उसे लिख लिया, हमने उसे लिख लिया, किस तरह से लिखा, डेल्टा P अपॉन, ओके, डेल्टा P अपॉन, रिलेटिव है बेटा, रिलेटिव का मतलब रिलेशन में बताना है। तो आप एक सेकेंड, आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आप परसेंटेज निकालते हैं ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल, क्योंकि बेटा टोटल तो आपको चाहिए, टोटल तो आपको एज अ रेफरेंस चाहिए। इसलिए तो हमें यहां पर रेफरेंस क्या लेना है, भाई साहब कमी हुई है, तो किस में कमी हुई है, वेपर प्रेशर में कमी हुई है। तो वेपर प्रेशर किसका था, सॉल्वेंट का। तो हमने यहां पर लिख लिया P0, और दैट कम्स आउट टू बी
द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया फॉर्मूला, ये RLVP का फॉर्मूला है, ये RLVP का फॉर्मूला है। एक बात और याद हो आपको तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का जब जिक्र शुरू हुआ था, जब इंट्रोडक्शन हुआ था, तब हमने पढ़ा था ऐसी प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो केवल सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हों। तो देख लो, मोल फ्रैक्शन किसका आया? सॉल्यूट का। इसको अगर ओपन अप करके लिखना पड़ा तो लोवरिंग है, हम नहीं चाहते कि माइनस आए, तो पी नॉट को पहले लिखा, माइनस पी एस ऐसे लिखा, अपॉन में पी नॉट लिखा, इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऐसे लिख लिया। आपकी मर्जी है फॉर्मूला ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, बात एक ही है, बस आपको समझ आ जाना चाहिए। ये बेटा एस का मतलब सॉल्यूशन, शब्द याद रखना, नॉट सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूट, इट इज सॉल्यूशन, क्योंकि ध्यान रखना सॉल्यूट मिलाने के बाद वेपर प्रेशर घट गया। किसका घटा? सॉल्वेंट का। क्यों घटा? क्योंकि आप दूसरा ले रहे थे नॉन वोलाटाइल, वो तो उड़ेगा ही नहीं ना, वो तो उड़ेगा ही नहीं, तो केवल और केवल वेपर प्रेशर में कमी आएगी किसके? सॉल्वेंट के, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, तो आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप इससे ट्राई करिएगा, बिल्कुल हो जाएंगे। कुछ तमाशे मैथमेटिक्स वाले हैं यार, है ना, कुछ चीजें आप मैथमेटिक्स के जरिए कर सकते हैं। कैसे? आप इस पी नॉट को इसके और इसके नीचे लिख लीजिए, इससे ये कट जाएगा, फिर ये बचेगा, उस वन को उधर ले जाइएगा, 1 - x ऑफ सॉल्यूट। कुछ मतलब आप ड्रामेबाजी कर लेंगे, कुछ ड्रामेबाजी आप कर लेंगे, जैसे मैं करके दिखा देता हूं। पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन हाँ जी, तो RLVP का डायरेक्ट कनेक्शन किससे हो गया? राउट्स लॉ, क्योंकि राउट्स लॉ हम जानते हैं, राउट्स लॉ हमने पढ़ रखा है। राउट लॉ को अगर आप कनेक्ट करके देखोगे, भाई ये कनेक्शन का थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा, ये वाला काम थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। एक बार आप देख लीजिएगा, अगर आप प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से निकालेंगे, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर आप यहाँ से निकालेंगे, दैट कम्स आउट प्योर, जो कि राउट लॉ में आता था, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। भाई साहब ये किसका वेपर प्रेशर है? ये सॉल्वेंट का है, तो मोल फ्रैक्शन भी किसका है? सॉल्वेंट का है। सॉल्यूशन क्यों ले रखा है? फिर बाद में चर्चा कर लेंगे, बाद में कभी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया RLVP। कम ऑन, RLVP, यस RLVP। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। RLVP, अगली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा ध्यान रखना, वैसे अगर हम चाहते तो इसका डेरिवेशन इस वाले RLVP का हम राउट लॉ से भी कर सकते थे। ठीक है, बट ओके,
दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो डेल्टा टी बी, डेल्टा मतलब चेंज, मतलब कि एलिवेशन किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में, तो जो कि बी से दिखाया गया, दैट कम्स आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। ध्यान रखना कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, यानी कि पार्ट 1 या पार्ट 2 में डिस्कस हो गया होगा। मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी, इस तरह से मोलैलिटी डिफाइंड है। तो जो डेल्टा टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। अगर आप प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, ये जो केबी है इसका नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका एक बड़ा खूबसूरत सा नाम है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये नाम कई बार आया हुआ है, ये नाम कई बार आया हुआ है। एक बात और बेटा, जब भी किसी कांस्टेंट की हमें वैल्यू निकालनी होती है ना, तो ये देखा करो कि उस चैप्टर में पढ़ किसको रहे हो। हमने इस चैप्टर में इसको पढ़ा है, मोलैलिटी को भी पढ़ा है, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ये अपने हाथ में है। इसको अगर मैं 1 ले लूं तो डेल्टा के बी बराबर किसके आ जाएगा, डेल्टा टी बी के आ जाएगा, प्रोवाइडेड मोलैलिटी कितनी ले रहे हो आप, 1 मोल पर केजी, राइट। और इसीलिए केबी सॉल्वेंट स्पेसिफिक होता है, सॉल्वेंट बदल जाएगा केबी की वैल्यू बदल जाएगी, सॉल्वेंट बदल जाएगा केबी की वैल्यू बदल जाएगी। केबी के ये दो नाम बेटा ये याद रखना, कोई दिक्कत भरा नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत भरा ये वाला है, और ये ही नाम वो पूछ लेता है, ये ही नाम बोर्ड में पूछ लिया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप इसका अंदाजा तो लगा लोगे लेकिन शायद इसका अंदाजा नहीं लगा पाओगे, तो बेसिकली आपसे ये पूछेगा, ठीक है। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला हो गया भाई, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला हो गया के बी इंटू एम, कमॉन के बी इंटू एम। डेल्टा टीबी को लिखते टाइम हम लिखने को लिख सकते हैं, चेंज है ना, ये तो चेंज है, फाइनल माइनस इनिशियल ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये वाली एंटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती तो ये भी नेगेटिव नहीं हो सकती। करो तो भाई साहब हमने बोला था एलिवेट होता है, एलिवेट मतलब बढ़ता है, यानी कि टी बी नॉट माइनस टी बी, क्योंकि प्योर वाले से कम आएगी इसकी वैल्यू, ओहो सॉरी, टी बी माइनस टी बी नॉट, क्योंकि ये सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा इससे, इसीलिए बड़े वाले में से छोटा वाला घटाया, सो दैट नेगेटिव वैल्यू एक्सक्लूड करी जा सके, नेगेटिव हटाया जा सके, राइट। ये हो गया। सेम इसी पैटर्न पर, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर अगर मैं आपसे बात करूं थर्ड बेटा, फर्स्ट वाला आर एल वी पी बता दिया था, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। फिर दूसरा हो गया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये भी मोलैलिटी, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। बेटा आ गया, एक कांस्टेंट आ गया, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, कम ऑन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, फैसिनेटिंग नेम अब है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जब तक सीबीएसई ऐसे इस तरह के अजीबोगरीब वर्डिंग्स नहीं डालेगा, चैन नहीं पड़ेगा, तो ध्यान रखना, ये तो नाम याद रखोगे, ये भी नाम याद रख लेना, ठीक है। और ऑब्वियसली के एफ को डिफाइन करने के लिए हम इसको बराबर कर देंगे डेल्टा टी एफ के, प्रोवाइडेड एम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, और इसीलिए ध्यान रखना के एफ की वैल्यू भी सॉल्वेंट स्पेसिफिक होती है, सॉल्वेंट चेंज हो जाएगा के एफ की वैल्यू बदल जाएगी, सॉल्वेंट बदल जाएगा के एफ की वैल्यू बदल जाएगी, और के एफ का नाम मैंने आपको बता ही दिया है। दूसरी बात, इन दोनों की या तो के एफ कह लो या के बी कह लो, के एफ और के बी इन दोनों की यूनिट्स संभाल कर रखना,
ठीक है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, प्लीज आप इनकी यूनिट्स थोड़ा सा संभाल कर रखना, मैं क्या बोल रहा हूं। तो KF और KB की यूनिट्स थोड़ी सी याद रखेंगे। उसके अलावा एक होमवर्क है, कर लेना जरूर। KF एंड KB में किसकी वैल्यू बड़ी है? विच वन इज लार्जर, कौन बड़ा है, एंड वाई। इन दोनों में से कौन बड़ा है और क्यों है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ये आपकी NCERT ने समझा रखा है, जहां पर उसने KF का और KB का फॉर्मूला दे रखा है। इन दोनों के फॉर्मूलाज दे रखे हैं, इन दोनों के फॉर्मूले दे रखे हैं। आप उसे गो थ्रू करें। किसमें मिलेंगे? NCERT में मिल जाएंगे। आप प्लीज उसे गो थ्रू करें। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन हो गया जो कि होमवर्क से है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आपको क्या रीजन पता चला और कितना वो सही है। ये हम डिस्कस कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। KF की वैल्यू और KB की वैल्यू के लिए आपको चिंता नहीं करनी है, आपको वो वैल्यू दी जाती है, तो हमें उसकी कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मानता हूं कि आप थोड़ा बहुत नोट भी कर रहे होंगे। तो डेल्टा TF इज टू क्या आ जाएगा? KF इंटू M। चौथा एंड द लास्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर। इस चैप्टर का लास्ट नहीं है बेटा, इस चैप्टर का लास्ट तो अपन कल करेंगे। कल इसका बिल्कुल समापन कर देंगे, कल इसको बिल्कुल लास्ट कर देंगे। आज ऑस्मोटिक प्रेशर और पढ़ लेते हैं जनाब। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने के लिए आपको एक टर्म इससे मिलती जुलती आपको याद हो रही होगी इस समय, ऑस्मोसिस क्या होता है मैं समझा देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक मैंने पार्टीशन डाला हुआ है, ये कोई कंटेनर है, कंटेनर में 2 पार्टीशन मैंने कर रखे हैं। यहां पर मैंने पानी ले लिया, कमॉन, यहां पर मैंने पानी ले लिया और यहां पर मैंने पानी के साथ साथ इसमें नमक घुला हुआ भी ले लिया है, नमक इसके अंदर घुला हुआ ले लिया है। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन का है और ये हायर कॉन्सेंट्रेशन का है, अगर मैं ये बीच का पार्टीशन हटा दूं, तो यहां से वाटर निकलकर उधर जाएगा, इधर वाला वाटर इधर को आएगा और इसके साथ साथ ये देख रहे हो, ये हालांकि ध्यान रखना पानी तो इधर उधर नहीं जा पाएगा ज्यादा, ये वाले जो पार्टिकल्स है क्योंकि ये इधर ज्यादा है, इधर की तरफ ज्यादा है, तो ये थोड़ा थोड़ा इधर ट्रेवल करने लगेंगे। क्यों? जिससे कि यूनिफॉर्म हो सके, टू अटेन यूनिफॉर्मिटी। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक जैसापन लाने के लिए इन पार्टिकल्स की मूवमेंट कहां से कहां देखी गई? हायर से लोअर, हायर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्यूट निकलकर भागने लगा लोअर की तरफ, हायर कॉन्सेंट्रेशन से निकलकर सॉल्यूट भागने लगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, जिससे कि बैलेंस बन सके, जिससे कि मामला बराबर हो सके। इधर का सॉल्ट और उधर का सॉल्ट बराबर, इधर तो सॉल्ट था ही नहीं, ये वाले सॉल्ट पार्टिकल्स इधर जाएंगे और जाकर कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल या नियर टू इक्वल करने की कोशिश करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। इस वाले पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अब हम समझते हैं तो फिर ये आखिरकार ऑस्मोसिस क्या है? देखते हैं बेटा। वही वाला बीकर यानी वही वाला कंटेनर, वही पार्टीशन का तरीका, बस ये करा है कि यहां पर ले लिया हमने पानी यानी कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पर हमने लिया है सेम लेवल पर, पानी और उसके साथ सॉल्ट घुला हुआ है, इधर सॉल्ट घुला हुआ है,
इधर सॉल्ट घुला हुआ है, ये जो मैं सर्कल्स आपके सामने दिखा रहा हूं डॉट डॉट से, ये सब सॉल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये घुला हुआ सॉल्ट है, यानी कि ये हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला रीजन है। अगर ये वाला पार्टीशन अगर SPM हो जाए, व्हाट इज SPM? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर ये हो जाए, अगर ये SPM हो जाए, तो सेमी का मतलब आधा, हाफ, सेलेक्टेड। सेमी को एक वर्ड और अगर बोलना पड़ जाए तो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि कुछ को सेलेक्ट करके भेज देगी, कुछ को अलाउ कर देगी और कुछ को अलाउ नहीं करेगी। इसका मतलब, अच्छा अलाउड कौन होता है? तो SPM के थ्रू वाटर यानी कि सॉल्वेंट अलाउड होता है, क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स काफी छोटे होते हैं, सॉल्वेंट अलाउड होता है निकलना। इसका मतलब सोच कर देखो, अब प्रॉब्लम क्या हो गई बेटा, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन है, मतलब यहां पर गाढ़ापन है, यहां पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन है, मतलब ये कम विस्कस है, ये कम गाढ़ा है। और अगर दोनों को बराबर होना है तो ये सॉल्ट पार्टिकल तो इधर आ नहीं पाएंगे ये सॉल्ट पार्टिकल तो इधर आ नहीं पाएंगे, इनकी एंट्री तो बैन है, इनकी एंट्री तो बंद है। ऐसे में यहां बेटा अब वर्ड आता है परसेंटेज वाइज, यहां परसेंटेज ऑफ वाटर ज्यादा है, यहां परसेंटेज ऑफ वाटर थोड़ा कम है। यहां से निकलकर पानी यहां जाएगा, यहां से निकलकर पानी वहां जाएगा, और जब पानी उधर जाएगा ओवरऑल जहां पानी रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहां से कहां जा रहा है? लोअर से हायर। अपनी लोअर से अपनी हायर नहीं, मैं कॉन्सेंट्रेशन वर्ड बोल रहा हूं। वाटर लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से निकलकर हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन में चला गया, क्योंकि इधर पानी ज्यादा था, उधर पानी कम है रिलेटिवली। दूसरी बात, वाटर इज अलाउड टू मूव थ्रू SPM। इसीलिए पानी यहां से सॉल्ट तो आ नहीं सकता, यहां का गाढ़ापन तो इधर आ नहीं सका, तो यहां का पतलापन चला गया। पानी ने सोचा कोई बात नहीं, कॉन्सेंट्रेशन बराबर करनी है ना, मैं काम करता हूं, मैं ही चला जाता हूं, मैं इसको थोड़ा डाइल्यूट कर दूंगा, कॉन्सेंट्रेशन लगभग बराबर आ जाएगी। लेकिन आप सोचो, अभी तो हमने लेवल क्या लिए थे? सबके लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे। अभी तो लेवल बराबर है, जब पानी यहां से यहां जाएगा, ये लेवल बढ़ेगा। कम ऑन, ये लेवल तो बढ़ेगा। और सोच कर देखें, मैंने यहां पर एक पिस्टन लगा दी, क्यों लगाई होगी? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये लेवल बढ़े। यहां से पानी जाएगा, यहां पानी का लेवल बढ़ेगा तो ये पिस्टन ऊपर शिफ्ट होगी, ये पिस्टन ऊपर खिसकेगी। लेकिन अगर मैं ऊपर से प्रेशर लगा दूं, तो ये वाला मूवमेंट पानी का जो उधर जाना है वो रुक गया, मतलब ऑस्मोसिस रुक गया। और अगर ऑस्मोसिस पहली बात तो ध्यान रखना, सॉरी, थोड़ा कनेक्शन टूट गया। पानी इधर जा रहा है, लोअर से हायर जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। और अगर मैंने इधर पिस्टन लगा दिया और पिस्टन लगाकर मैं उसे रोक रहा हूं, किसे? यहां से यहां जो पानी जा रहा है वो उसकी वजह से लेवल बढ़ रहा है, लेवल बढ़ने को अगर मैं रोक रहा हूं तो मतलब मैं ऑस्मोसिस को रोक रहा हूं। ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे, द pressure at which osmosis stops, ऐसा प्रेशर जिस पर जाकर ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय पाई, और दैट कम्स आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द CT। C मतलब कॉन्सेंट्रेशन,
एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑल्सो। एक एंटिटी एक से ज़्यादा पर डिपेंड करती है, एक एंटिटी एक से ज़्यादा पर डिपेंड करती है तो वो इनके मल्टीप्लाई पर भी डिपेंड करेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी, सी इंटू टी, सी कॉन्सेंट्रेशन है, ओके कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा प्रपोर्शनल साइन हटाओ, प्रपोर्शनल साइन हटाओ तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज आर, दैट इज आर, सी आर टी, सी आर टी, आर से आप वाकिफ हैं, आर आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, आर को आप जानते हैं, आर आपने देखा है, आर को आपने देखा है, ठीक है, तो डिस्कशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आर आपको पता होना चाहिए कि आर क्या है, आर पता होना चाहिए कि आर क्या है। उसके अलावा अगर हम सी की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन कौन सी वाली, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू आर टी, कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम को उधर ले जाओ, पाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ये तो मिलती जुलती सी लग रही है, क्यों, हमने सुना है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी फॉर अ फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस, यस, तो ये एनालॉगी है, ये दोनों में एनालॉगी है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, पाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, पाई वी, पाई 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 क्या है, पाई है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये सारी वही वाली यूनिट रखेगा जो एक प्रेशर रखता है, ठीक है। आई थिंक हमने चारों पॉइंट्स पढ़ लिए, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चारों ही समझ ली, हमने RLVP देख लिया, हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देख लिया, हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देख लिया, हमने इन तीनों को सम अप करने के लिए ये वाला ग्राफ देख लिया, और इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमने पढ़ लिया। और आप सोच कर देखें, एक तो बात चल रही थी ऑस्मोसिस को रोकने की, अगर मैं इसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर लगा दूं, अगर मैं इसको और ज्यादा प्रेशराइज कर दूं तो अब की बार उल्टा हो जाएगा, अब की बार मजबूरन प्रेशर पड़ने की वजह से ये पार्टिकल्स तो जा नहीं पाएंगे, ये पार्टिकल्स तो इस साइज को, इतना साइज होता है इनका कि इस वाले एसपीएम को पार नहीं कर पाएंगे, पानी ही यहां से चल पड़ेगा। ये तो उल्टा हो गया यार, पानी उल्टा चल पड़ा, हायर से लोअर चला गया, पानी ही चल पड़ा इधर से, तो ऐसे में हम इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, एंड इन शॉर्ट RO, जो घर में RO लगता है, जो घर में RO होता है वो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त करा, झेला। मैं सोच रहा हूँ कि जब ये सारे पार्ट्स बन जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, और उसके अलावा सारे पार्ट्स को स्टिच कर दूंगा, एक जगह ज्वाइन कर दूंगा, एंड ज्वाइन करके आई विल मेक अ मैराथन, ठीक है। तो मैराथन हम लेंगे नहीं, वो मैराथन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको उससे कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, आज पार्ट नंबर 6 था, आई थिंक सो कल हम इसको ख़त्म कर लेंगे पार्ट नंबर 7 से, पार्ट नंबर 7 करेंगे, एंड द एंटायर चैप्टर विल ओवर। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो काइंडली प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। ध्यान रखना, वैसे मेरे को ये अपने ही मुंह से कहना बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि यार फिर क्वालिटी ही क्या है ना, अगर मुझे अपने ही मुंह से कहना पड़ जाए इसका मतलब मैं क्वालिटी नहीं दे पा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप एक बार अपनी तरफ से कंसीडर करें, और ठीक लगे तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें, और शुक्रिया, गुड नाइट, थैंक यू।